हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। तो आज के इस लेक्चर में हम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं जो सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पूछे ही गए थे क्वेश्चंस। तो जैसे कि आपको पता है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस है बहुत अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। तो आपको इस सेशन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट रिलीज हो चुकी है। तो आपका जो एग्जामिनेशन है 6 एंड 7 ऑफ सितंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा एग्जाम डेट, और आपके टाइम भी देख लीजिएगा कि आपका कौन से सेशन में आपका टाइम है, कि आपका इवनिंग में है या फिर मॉर्निंग में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है। सो उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उस वीडियो को भी जाकर एक बार देख लीजिएगा। उसके लिंक मैंने आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है। अब उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में आपके पेपर 1 जो होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है, जिसमें आपको 35 एमसीक्यूज पूछा जाता है, जिसके लिए हमने यहाँ पर आपका एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है पेपर 1 के लिए, जिसमें हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स जो है हमारे थियोरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नोट्स है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नोट्स में, जिसको हमने हाईलाइट कर रखा है, काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में है। अगर आप इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हो या फिर इंटरनेट से आप देखते हो, स्टडी करते हो, तो इंटरनेट पर काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है। और इंटरनेट पर याद रखिएगा, आपको आपके टॉपिक वाइज नहीं आपको सारी चीजें मिलेंगी, यानी एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक्ड होते हैं। तो आपको पहले क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या स्टडी करना है, ये आपको नहीं समझ में आता है। तो नोट्स और हमारा जो ये कंप्लीट पैकेज है, जिसमें हम आपको मॉक टेस्ट रिवीजन पीडीएफ दे रहे हैं, जिसमें हमने 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रखे, सारी चीजें एक ही जगह पर दे रहे हैं। बायलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये कंटेंट आपको देखने मिलेगा। 100% गारंटी है कि हमारे ही कोर्स से आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और हम आपको हमारे कोर्स में इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। तो याद रखिएगा, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत कम डेज बचे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में भी हमारे इस कोर्स को परचेस कर स्टडी कर सकते हो। और जिस तरीके से हम गाइड करते हैं, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो आपको बस फॉलो करना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको इस कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है। याद रखिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें कांटेक्ट करना है। और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आप जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारे ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। To determine whether a set of observed frequencies differ from their corresponding expected frequencies, we could apply the। ये निर्धारित करने के लिए कि क्या परीक्षित आवृत्तियों का एक सेट उनकी संबंधित अपेक्षित आवृत्तियों से भिन्न होता है, हम लागू कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में हमें क्या पूछा जा रहा है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है कुछ, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है। ये दोनों भी फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसे पता लगाने के लिए हम किस टेस्ट का यूज करेंगे, यानी प्रेक्षित आवृत्तियों और अपेक्षित आवृत्तियों के बीच के जो डिफरेंस होता है,
उनके बीच का जो डिफरेंस होता है ये पता लगाने के लिए हम किस परीक्षण का उपयोग करेंगे, हमें ये पता लगाना है इस प्रश्न में। अब हमें समझ में आ गया कि इस प्रश्न में हमें क्या पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यानी क्या और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी यानी क्या, यानी हमें इन दोनों भी वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मतलब आप जो एक्सपेक्ट करते हैं, आप जो गेस करते हो, और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी यानी जो आपको रिजल्ट आने पर पता चलते हैं। ओके, अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी जिससे कि आपको और इजी तरीके से समझ में आ जाए। अब मान लीजिए आपने कुछ एग्जाम देकर आ गया, आपने आपका पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देकर आ गया। ओके, तो उसने उस पर आप एग्जाम देकर आ गए, आप आ गए घर पर और आपने देखा कि आपने जो भी क्वेश्चंस मार्क करे थे आपने उसको कैलकुलेट कर ये पाया कि आपको जो एग्जाम में मार्क्स मिलने वाले हैं 80% आ रहा है आपके, ठीक है, 80 क्वेश्चंस आपके करेक्ट आए। लेकिन रिजल्ट आने पर आपको पता चला कि आपके 70 क्वेश्चंस करेक्ट आए। ओके, यानी यहाँ पर आपने क्या एक्सपेक्ट करा था कि आपके 80 जो क्वेश्चंस है ये करेक्ट आए हैं। ओके, लेकिन आपको जो एक्चुअल रिजल्ट मिल रहा है उसमें आपको पता चल रहा है कि आपको 70 मार्क्स मिले हैं, 70%। ओके, और 70 क्वेश्चंस आपके करेक्ट आए हैं। तो यहाँ पर इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो डिफरेंस होगा ये पता लगाने के लिए हम काय स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं, यानी काय स्क्वायर परीक्षण का हम यूज करेंगे। अब याद रखिएगा काय स्क्वायर टेस्ट और काय स्क्वायर परीक्षण जो होता है ये आप 1 और 2 सैंपल्स पर अप्लाई नहीं करते हो, ये ज्यादा सैंपल्स पर अप्लाई करा जाता है। ओके, तो ये आपको मैंने जो एग्जांपल दिया बस ये समझने के लिए दिया था कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो होती है और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज जो होती है ये क्या होती है एक्चुअल में। ठीक है, अब हम देखते हैं काय स्क्वायर टेस्ट हम किस लिए यूज करते हैं, काय स्क्वायर टेस्ट का उपयोग हम क्यों करते हैं। अब काय स्क्वायर टेस्ट याद रखिए ज्यादा सैंपल्स पर करा जाता है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। और काय स्क्वायर टेस्ट जो होता है हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, आपको ध्यान से आपको फोकस रहकर सुनना है। आप कभी नहीं बोलोगे कि काय स्क्वायर टेस्ट क्या होता है और आपका गुडनेस ऑफ फिट क्या होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास 1000 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स है। ओके, अब यहाँ पर आपको स्टडी करना है, आपको ये देखना है कि 1000 जो क्वेश्चन पेपर्स है और जो एग्जामिनर ने डिजाइन करे हैं उनमें क्या एग्जामिनर बायस है किसी ऑप्शन की तरफ, यानी आपको ये देखना है कि 1000 क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस है उनके आंसर्स के ऑप्शन ए में ज्यादातर है या फिर ऑप्शन बी में ज्यादातर है। मान लीजिए आपको ये देखना है कि आपने ये पाया कि जो एग्जामिनर का बायस है वो है ऑप्शन बी पर, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का ज्यादातर क्वेश्चंस का आंसर ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है। तो आपको ये स्टडी करना है यहाँ पर। ओके, तो आप क्या करोगे, आपने 1000 क्वेश्चन पेपर का सेट ले लिया। अब 1000 क्वेश्चन पेपर है तो आप पूरे क्वेश्चन पेपर पर स्टडी नहीं करोगे, आप क्या करोगे, इसको सैंपल लोगे। सैंपल में आपने क्या करा, 100 क्वेश्चन पेपर रख लिया। ओके, 100 क्वेश्चन पेपर आपने रख लिया। अब आप क्या करोगे, इस 100 क्वेश्चन पेपर्स को आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप कुछ गेस कर सकते हो कि हो सकता है कि एग्जामिनर का बायस कुछ ऑप्शन पर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि एग्जामिनर का कुछ बायस नहीं होगा, हर एक ऑप्शन को प्रॉपर चांस मिला होगा, यानी हर एक जो क्वेश्चन है उनमें जो ऑप्शंस पूछे ऑप्शन का आंसर होगा उनका प्रॉपर वेटेज होगा। ओके, अब यहाँ पर आपने क्या करा, कुछ एक्सपेक्ट कर लिया। ओके, आपने कुछ एक्सपेक्ट कर लिया। अब किस तरीके से आप एक्सपेक्ट करोगे, मान लीजिए 4 ऑप्शन है ए बी सी एंड डी क्वेश्चंस के, तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो यहाँ पर कि हो सकता है 25% जो क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर ऑप्शन ए होगा। उसी तरीके से 25% ऑप्शन बी हो सकता है क्वेश्चंस का आंसर, उसी तरीके से 25% ऑप्शन सी एंड 25% ऑप्शन डी हो सकते हैं क्वेश्चंस के आंसर। अब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज क्या हो सकती है, यानी आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे, उस पर स्टडी करोगे, और स्टडी करने के बाद आपने ये पाया कि 30 क्वेश्चंस जो है 30% जो क्वेश्चंस है और 30 क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो ऑप्शन ए हैं। 35% यानी 35 क्वेश्चंस जो है उनके आंसर्स ऑप्शन बी में प्रेजेंट है। उसी तरीके से आपने ऑप्शन सी देखा 15% यानी 15 क्वेश्चंस के आंसर्स ऑप्शन सी है, और उसी तरीके से 20 क्वेश्चंस के आंसर ऑप्शन डी है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है ये एक्चुअल में आए हैं या फिर बाय चांस आए हैं। ओके, एक्चुअल में क्या रिसर्चर ने यहाँ पर एक्चुअल में
ऐसा दिया है कि या फिर रिसर्चर का बायस किसी एक ऑप्शन पर है, आप ये देखोगे। ओके, अब कई बार क्या होता है, एग्जामिनर का बायस हो जाता है किसी ऑप्शन पर, जिसकी वजह से कई लोग उस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये स्टडी करना है। अब यहाँ पर जो आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आ रही है, ओके, आपके यहाँ पर जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आ रही है जो है 30, 35, 15 एंड 20। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, ये बाय चांस आ रही है या फिर रिसर्चर ने, यानी रिसर्चर ने ऐसे ही दे दिया, या फिर रिसर्चर का बायस है किसी ऑप्शंस की तरफ। ये देखने के लिए इन दोनों जो फ्रीक्वेंसीज है उनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आप किस टेस्ट का यूज करोगे, किस परीक्षण का यूज करोगे, काय स्क्वायर टेस्ट, जिसे हम गुडनेस ऑफ फिट भी कहते हैं। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, काय स्क्वायर परीक्षण और काय स्क्वायर टेस्ट। सो याद रखिएगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो डिफरेंस होता है, ये पता लगाने के लिए हम काय स्क्वायर टेस्ट यानी काय स्क्वायर परीक्षण का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी प्रेजेंट, स्वतंत्रता की कितनी डिग्री मौजूद होगी। सो इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी। इस टेबल को रीड करके, इस टेबल का यूज करके हमें बताना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की कितनी डिग्री मौजूद होंगी। इस टेबल की हेल्प से हमें ये पता लगाना है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ये कौन सा टर्म है, ये कहाँ से आया है। सो उसके लिए जैसे कि हम काय स्क्वायर टेस्ट पढ़ रहे हैं यानी गुडनेस ऑफ फिट पढ़ रहे हैं। तो काय स्क्वायर टेस्ट में एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि काय स्क्वायर टेस्ट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। सो उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। ओके, तो काय स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, काय स्क्वायर का कुछ इस टाइप से सिंबल होता है। उसका फॉर्मूला होता है सबमिशन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ओके, अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख लिया काय स्क्वायर। हम देखते हैं काय स्क्वायर टेस्ट हम किस लिए यूज करते हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस को पता लगाने के लिए हम काय स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं, और ये काय स्क्वायर टेस्ट का सिंबल है। ओके, अब सबमिशन का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब होता है एडिशन। ओके, इस साइन का मतलब होता है एडिशन, यानी आपको ऐड करना होता है सारे चीजों को, आप सारे वैल्यूज पुट करते हो और उसमें आपको ऐड करना होता है। ओ आई का मतलब होता है आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, जैसे कि इस टेबल में हमें एक कॉलम दिया गया है। ई आई का मतलब होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ओके, सो ये हो गया आपका काय स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला, जिसमें हमने यहाँ पर जो भी टर्म्स है इस फॉर्मूले में हर एक टर्म को हमने देख लिया, सबमिशन, ओ आई, ई आई क्या होता है। ओके, अब हमने ये देख लिया काय स्क्वायर टेस्ट। अब आपको देखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो काय स्क्वायर टेस्ट में एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, यानी फ्रीडम जिसको हम फ्रीली कुछ कर सकते हैं। फ्रीडम का मतलब क्या होता है, जिसको हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिसको हम फ्रीली कुछ कर सकते हैं। सो ये तो आपको समझ में आ जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा कि आपके पास कुछ सैंपल साइज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस टेबल में इन्होंने क्या पता लगाया कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये कुछ 7 डेज है। ओके, और 7 डेज में कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने, हम एग्जांपल लेते हैं कि 7 डेज में कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, हर दिन पर मंडे के दिन 246, ट्यूसडे के दिन 246, यानी सेम बच्चे इतने आ सकते हैं। हाँ, इनका ये एक्सपेक्टेशन है कि रोज इतने बच्चे आना चाहिए। लेकिन जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है, यानी मान लीजिए टीचर ने अटेंडेंस लिया होगा, उसके बाद उनको पता चला कि रोज इतने इतने बच्चे आ रहे हैं। ओके, तो ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सो इन दिनों में इतनी अटेंडेंस है बच्चों की। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे, ये हो गए हमारे सैंपल्स। सैंपल्स पर हम स्टडी करते हैं। ओके, काय स्क्वायर टेस्ट में आप क्या करोगे, सैंपल्स पर, जैसे हमने पिछले भी प्रश्न में देख लिया, क्या करा था हमने, 1000 क्वेश्चन पेपर के सेट थे, उसमें से हमने 100 ले लिया था। सो उसी तरीके से यहाँ पर जो आपके डेज होते हैं वीक में, उस पर स्टडी करी गई है। सो यहाँ पर ये क्या हो गए आपके, ये सैंपल हो गए। सो सैंपल साइज, जिसको हम स्मॉल एन से लिखते हैं। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होगा, सैंपल साइज यानी स्मॉल एन। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो काय स्क्वायर टेस्ट में ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पर आपके पास
ये जो फॉर्मूला है ये सिंगल फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पर और कुछ दूसरी क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं है, ये एक ही वेरिएबल है इसमें। मान लीजिए ये टोटल ये पूरा x वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल आपके पास प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास क्या चांस होगा, एक ही चांस होगा कि आप किसी एक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपको कोई एक वैल्यू फाइंड करना है। ओके, आपको क्या हो सकता है इस केस में, OI पता होगा यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज पता होगा, आपको काई स्क्वायर टेस्ट यूज निकालना होगा। समटाइम्स आपको काई स्क्वायर टेस्ट दिया होगा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज दिया होगा, आपको ऑब्जर्व निकालना होगा। तो ऐसा यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपके पास सिर्फ एक ही चांस होता है जिसको आप मूव कर सकते हो, जिस पर आपका फ्रीडम हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर -1 है, यानी एक चांस है आपके पास कि एक आप उससे पता लगाओ, एक ही चांस होता है कि आपके पास कोई एक ही वेरिएबल का आप पता लगाते हो। यहाँ पर क्योंकि एक ही वेरिएबल है, इस और जो फॉर्मूला है काई स्क्वायर टेस्ट का, जो फॉर्मूला है यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ओके, तो यहाँ पर समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ओके, यानी एक ही चांस है कि आप यहाँ पर एक ही वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा -1। एन क्या होता है, आपका सैंपल साइज, और -1 ये होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है सैंपल साइज माइनस आपके पास एक चांस होता है कि कोई एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करे। अब यहाँ पर ये सारे क्या हो गए हमारे सैंपल्स, क्योंकि हमने इन सारे डेज को पता लगा, इन सारे डेज पर हमने स्टडी करी, मंडे के दिन कितने आ रहे, ट्यूसडे के दिन कितने आ रहे। तो यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे टू संडे, तो यहाँ पर कितने दिन हो गए, टोटल 7 डेज हो गए। ओके, 7 - 1 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 6। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की आपकी क्या वैल्यू आने वाली है, करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, 6। ओके, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू आ जाएगा आपका 6। नेक्स्ट, द शेप ऑफ द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज, काई स्क्वायर वितरण का आकार डैश है। सो इस प्रश्न में पता लगाना है कि काई स्क्वायर वितरण का आकार कैसा होता है, यानी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का शेप किस तरीके से होता है। लेफ्ट स्क्यूड होता है, यानी बाएं तरफ आपका डेटा ज्यादा प्रेजेंट होता है, इंफॉर्मेशन बाएं साइड में ज्यादा प्रेजेंट होगी। राइट स्क्यूड यानी दाएं साइड में आपका डेटा ज्यादा प्रेजेंट होगा, राइट तरफ आपका डेटा ज्यादा प्रेजेंट होगा। या फिर यूनिमॉडल होगा, यानी सिमेट्रिकल। यूनिमॉडल का मतलब क्या होता है, जिसमें आपके डेटे में एक पीक हो, यानी कुछ इस टाइप का आपका डेटा दिखेगा और सिमेट्रिकल होगा। बाय मॉडल का मतलब क्या होता है, जिसमें आपके 2 पिक्स होंगे और दोनों भी सिमेट्रिकल होंगे, कुछ इस टाइप से। ओके, तो ये होता है यूनि मॉडल और बाय मॉडल, कि आपका डेटा ऐसा होता है, आपका काई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन है कौन से शेप का होता है, हमें ये पता लगाना है। सो याद रखिएगा, ये जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो आपको प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ समझना नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनके आपको नाम पता होना चाहिए, उसकी मीनिंग पता होना चाहिए, बस इतना ही है यहाँ पर। ओके, अब काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसका शेप होता है राइट स्क्यूड, यानी दाएं तरफ आपका जो डेटा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के दाएं साइड में आपका जो डेटा होगा वो ज्यादातर डेटा दाएं तरफ प्रेजेंट होता है। अब किस तरीके से, तो यहाँ पर हम एक डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव स्क्यू, ओके, पॉजिटिव स्क्यू यहाँ पर देखना है आपको, पॉजिटिव स्क्यू इस डायग्राम में। पॉजिटिव यानी राइट स्क्यूड, जिसमें आपका जो डेटा होता है यहाँ पर राइट साइड में ज्यादातर डेटा आपका प्रेजेंट होगा। इसीलिए आप देख रहे हो इस फिगर में आपका जो मीन है, इस फिगर में जो मीन है ये भी राइट साइड में लाई कर रहा है। मीन क्या होता है, एवरेज वैल्यू, यानी ज्यादातर वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही है आपकी, वो आपका मीन बताता है। इसके पहले भी कई लेक्चर्स में मैंने आपको बता दिया मीन क्या होता है। मीन यानी एवरेज वैल्यू, ज्यादातर वैल्यू आपकी कहाँ लाई कर रही है डेटा में। ओके, तो मीन है यानी आपका यहाँ पर राइट साइड में ज्यादा डेटा प्रेजेंट है, इसीलिए मीन भी यहाँ पर लाई करता है। ओके, राइट स्क्यूड का मतलब क्या होता है, आपका जो डेटा है यहाँ पर राइट साइड में ज्यादातर लाई करता है, ज्यादातर डेटा आपका राइट साइड में लाई करता है, लेकिन आपका जो पीक है ये लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होता है, लेकिन ज्यादा डेटा इस रीजन में लाई करता है। तो इससे हम कहते हैं राइट स्क्यूड, और पॉजिटिव स्क्यूड भी हम कहते हैं। तो याद रखिएगा, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बस इतना ही याद रखना है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेप होता है ये राइट स्क्यूड होता है, यानी दाएं तरफ ज्यादा डेटा आपको मिलेगा। ओके, सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, दाएं तिरछा यानी राइट स्क्यूड। अगला प्रश्न, Which of the following values of the chi-square distribution cannot occur?
काय स्क्वायर वितरण का निम्नलिखित में से कौन सा मान नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि काय स्क्वायर वितरण का यानी काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो नहीं हो सकती, कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है, काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी वैल्यू अकर नहीं हो सकती है, ये हमें पता लगाना है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको काय स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। काय स्क्वायर टेस्ट का जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। अब फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बता दिया था, आपको समझा दिया था बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मूला किस तरीके से होता है। सो याद रखिएगा, काय स्क्वायर का फॉर्मूला होता है काय स्क्वायर सबमिशन ऑफ ओ आई यानी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज माइनस ई आई यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई। तो ये होता है आपके काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का और काय स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है इस प्रश्न में कि कौन सी वैल्यूज दिए गए ऑप्शंस में से नहीं हो सकती है। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए जैसे कि आप हर एक नंबर जो है ये पॉजिटिव में है, यहाँ पर आपको एक भी ऐसा नंबर नहीं दिखेगा जो नेगेटिव में है। सो ओ आई माइनस ई आई ये माइनस में है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर लेते हो अगर वो माइनस में भी है तो वो ऐड यानी आपको एडिशन में मिलता है, माइनस साइन निकल जाती है। जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हो तो यहाँ पर माइनस साइन निकल जाएगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर बता देती हूँ। मान लीजिए यह है काय स्क्वायर, ओके, सबमिशन ऑफ ओ आई, मान लीजिए ओ आई है आपका 4 माइनस ई आई एक्सपेक्टेड आपका है मान लीजिए 10। ओके, आपने एक्सपेक्ट करा 10 लेकिन आपको रियल में वैल्यू मिल रही है 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई जो कि है 10। ओके, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब सबमिशन ऑफ 6 स्क्वायर माइनस 6 आएगा क्योंकि यहाँ पर जो है 10 है। ओके, 10 बड़ा नंबर है इसलिए माइनस 6 आएगा डिवाइडेड बाय 10। सो माइनस 6 का अगर आप स्क्वायर लेते हो जो कि होता है 36, सो यहाँ पर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। ओके, डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पर आपको क्या मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है आपको। आप जितने भी अगर आप जितना भी ज्यादा आपको नंबर मिल जाए, जितना भी नेगेटिव में नंबर मिल जाए उसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर आपको क्या मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। सो याद रखिएगा काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं हो सकती है। सो यहाँ पर जैसे कि हमें ऑप्शन ए में नेगेटिव वैल्यू दी गई है, चाहे वो 100 आ सकता है, 1000 आ सकता है, 10,000 आ सकता है, लेकिन -1 -2 माइनस में अगर जितने भी वैल्यूज है ये आपकी नहीं हो सकती है काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा जो कौन सी वैल्यू है जो काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं हो सकती है, वो होती है माइनस में जो वैल्यूज होती है। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न, What must be true about the expected values in a chi-square test? chi-square परीक्षण में अपेक्षित मूल्यों के बारे में क्या सत्य होना चाहिए। So, इस प्रश्न में हमें क्या पूछा जा रहा है कि chi-square टेस्ट में जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज है उसके बारे में क्या सही है। chi-square टेस्ट में एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है उसका मूल्य, उसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, क्या 2 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 होनी चाहिए और ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। सो यहाँ पर याद रखिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये रूल है, काय स्क्वायर टेस्ट का ये कुछ रूल है, ये आपको पता होना चाहिए कि कितने सैंपल्स पर आपको स्टडी करनी चाहिए, कि क्या आपके वैल्यूज कितने होने चाहिए, ये एक रूल है। यहाँ पर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपका कोई इस क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं है जिसको आपको समझना है। बस आपको इतना याद रखना है कि काय स्क्वायर टेस्ट में जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज होती है आपकी, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए, 5 से ज्यादा और इक्वल टू 5 होनी चाहिए, आपको याद रखना है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो होती है काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में यानी अपेक्षित मूल्य जो होते हैं उनकी जो वैल्यूज होती हैं ये 5 के इक्वल होनी चाहिए और 5 से ज्यादा होनी चाहिए, 5 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। और जिसमें यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि काय स्क्वायर टेस्ट में आपके जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, आपके जो सैंपल्स होते हैं जिस पर आप स्टडी कर रहे हो उनकी साइज ज्यादा होती है, उनकी साइज ज्यादा होनी चाहिए। आप काय स्क्वायर टेस्ट का अगर उपयोग कर रहे हो, अगर आप काय स्क्वायर टेस्ट यूज कर रहे हो तो आप एक दो सैंपल पर स्टडी करने के लिए नहीं करते हो। काय स्क्वायर टेस्ट ज्यादातर सैंपल्स पर स्टडी करी जाती है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े सैंपल्स पर काय स्क्वायर टेस्ट के बेसिस पर ही काय स्क्वायर टेस्ट का यूज कर ही स्टडी करी जाती है।
सो ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि chi स्क्वायर टेस्ट के में जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज होती है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, सो वो वैल्यूज होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ये रूल है आपका, बस यहाँ पर आपको इतना ही याद रखना है। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। दैट्स इट, एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।